हेलो स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं बीकॉम के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था जिसका नाम था डिमांड। लास्ट लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 13 के अंदर ठीक है। आज लेक्चर नंबर 14 है और इसके अंदर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो डिमांड के अंदर हमने डिमांड का मीनिंग जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर किया था और इसके अलावा मैंने बताया था कि दो तरह की डिमांड होती है, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड एंड एक होती है मार्केट डिमांड। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड जो होती है इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि इंडिविजुअल डिमांड जो होती है उसको वो क्या होती है और उसको कौन कौन से फैक्टर है जो किसी प्रोडक्ट की इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें एक फैक्टर निकल के आया था प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, यानी कि जो भी कमोडिटी है, जो भी प्रोडक्ट है उसकी खुद की प्राइस। एक निकल के आया था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स के अंदर सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आया था। ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर नाम ही लूंगा, है ना, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लास्ट लेक्चर में ये एक्सप्लेन किया था। फिर हमने पढ़ा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फिर हमने पढ़ा टेस्ट एंड प्रेफरेंस और फिर पढ़ा हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस, चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। फ्यूचर में अगर कोई चेंज होता है प्राइस पे तो ये 5 फैक्टर्स थे जो किसी भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं बेटा हम यहाँ पर दो मेन चीज़ों के अंदर हमको डिफरेंस करना है, फिर हम यहाँ चलेंगे। देखो, फिर उसके बाद हमारा टॉपिक ये रहेगा आज का, मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में 5 फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं, फिर मार्केट डिमांड समझेंगे, फिर इन दोनों के हम शेड्यूल समझेंगे, फिर इन दोनों के कर्व समझेंगे। ओके, चलिए। अभी बेटा दो चीजें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक होता है बेटा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये बड़ा अच्छा है कॉन्सेप्चुअली और बढ़िया टॉपिक है ये वाला। डिमांड से रिलेटेड दो चीजें होती है, एक बोला जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक बोला जाता है चेंज इन डिमांड। ओके, अगर जो डिमांड है किसी प्रोडक्ट की वो चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, मतलब अगर कोई डिमांड चेंज हो रही है, यानी कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल के लिए जो है, फॉर एग्जांपल के लिए ये इलेक्ट्रिक पेन है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक पेन की डिमांड कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इसकी प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन हो रहा है। ये अगर महंगा हो रहा है तो डिमांड कम हो रही है, और ये पेन अगर सस्ता हो रहा है तो डिमांड वापस बढ़ रही है। तो इस पेन की डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि इसकी प्राइस के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, इसकी प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है। तो अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड उसकी खुद की प्राइस की वजह से इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, समझ आया? अब आ जाइए चेंज इन डिमांड के बारे में समझते हैं। चेंज इन डिमांड उस टाइम बोला जाता है जब जो कमोडिटी है, जो प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस जो है वो तो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस के अंदर नो चेंज। यानी कि ये इलेक्ट्रिक पेन जो है इसकी डिमांड मान लेते हैं या तो डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, बट इसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। मान लेते हैं 100 रुपीज़ का है, अभी भी 100 रुपीज़ का ही है, लेकिन इसकी डिमांड कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है। तो भैया प्राइस भी चेंज नहीं हो रहा फिर भी डिमांड में चेंज हो रहा, वो कैसे हो सकता है? वो अदर फैक्टर की वजह से हो सकता है। अदर फैक्टर कौन कौन से हो गए? जैसे चेंज इन रिलेटेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उसके अंदर कोई चेंज हो जाए, कंज्यूमर की जो इनकम है उसके अंदर कोई चेंज हो जाए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज हो जाए, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के बारे में कोई चेंज हो जाए अदर फैक्टर के अंदर। तो देखिए, डिमांड ऑफ कमोडिटी चेंज ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस। कमोडिटी जो है उसकी डिमांड में चेंज हो रहा है बट उसकी प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है, अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा जो फैक्टर है उनकी वजह से चेंज हो रहा है। अब प्राइस के अलावा फैक्टर कौन कौन से है? तो ये रहे, देखो, ये फर्स्ट फैक्टर प्राइस का था। सेकंड फैक्टर क्या था? फैक्टर क्या था? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स की प्राइस में कोई चेंज हो गया। थर्ड फैक्टर की बात करें तो फिर आ गया आपका, ये देखिए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज हो गया। फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन जो है वो उसमें कोई चेंज हो गया किसी कंज्यूमर की। तो इनकी वजह से अगर कोई चेंज होता है किसी प्रोडक्ट की डिमांड के अंदर, इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो उसको चेंज इन डिमांड बोलते हैं।
और प्राइस की वजह से होता है तो उसको बोला जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, चलिए अब आते हैं बेटा हम यहाँ पर। देखो अभी हम यहाँ कर रहे थे ये चीज़ें, मेन हमारी ये चीज़ चल रही थी कि जो डिमांड होती है वो इंडिविजुअल डिमांड भी होती है, मार्केट डिमांड भी होती है। तो इंडिविजुअल डिमांड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो हमने पढ़ लिया। उसकी किसी प्रोडक्ट की खुद की प्राइस, कंज्यूमर की इनकम, रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ये 5 फैक्टर्स थे जो इंडिविजुअल डिमांड को जो है अफेक्ट कर सकते हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं मार्केट डिमांड। मेरी कोशिश ये है कि आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाऊं, तो उस वजह से कई चीज़ें मैं रिपीट भी कर देता हूं, ठीक है। चलो याद ही होगा आपको। चलिए आगे हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड जो है उसको कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, मार्केट डिमांड हो या इंडिविजुअल डिमांड हो, वो 5 फैक्टर तो अफेक्ट करते ही करते हैं। इंडिविजुअल डिमांड किसी एक कस्टमर की डिमांड, मार्केट डिमांड मतलब बहुत सारे कस्टमर कितनी डिमांड कर रहे हैं, बस इतना ही फर्क है इन दोनों, समझ में आया। इंडिविजुअल डिमांड मतलब मैं कितनी डिमांड कर रहा हूँ इस इलेक्ट्रिक पेन की, भाई एक ही कर रहा हूँ, तो ये इंडिविजुअल डिमांड होगी, मेरी डिमांड हो गई। और मार्केट डिमांड मतलब मेरे जैसे और भी लोग तो डिमांड कर रहे होंगे, वो इस पेन की कितनी डिमांड कर रहे हैं, किस क्वांटिटी में कर रहे हैं, वो मार्केट डिमांड हो। तो मार्केट डिमांड के अंदर भी वो 5 फैक्टर तो है ही। 5 फैक्टर कौन कौन से, फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक बार याद हो जाने चाहिए आपका, आप मेरे साथ साथ, ठीक है। आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं मेरे को, वो 5 पॉइंट्स गिना सकते हैं बिना देखिए। ओके, तो चलिए, फर्स्ट प्राइस ऑफ ओन गुड्स, यानी कि खुद प्रोडक्ट खुद की प्राइस, फिर रिलेटेड गुड्स जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंड जो गुड्स आते हैं उसकी प्राइस, नेक्स्ट आता है आपका कंज्यूमर की इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और नेक्स्ट आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के अंदर कोई चेंज होता है। तो ये सब मिलकर के वो 5 फैक्टर्स हो गए। तो मार्केट डिमांड के अंदर वो 5 फैक्टर तो अफेक्ट करते ही करते हैं, उसके अलावा कुछ फैक्टर्स और है। उसमें एक आ गया ये साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, फैक्टर नंबर 6 बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। फैक्टर नंबर 6, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो डिमांड भी क्या होगी, बहुत ज्यादा। अगर पॉपुलेशन कम है तो मार्केट में डिमांड भी क्या होगी, कम। तो जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर हर प्रोडक्ट की डिमांड दबा के है, तभी तो है ना इंटरनेशनल कंपनियां इंडिया को बड़ा अच्छा मानती है, क्योंकि यहाँ पर फुल डिमांड है हर चीज की, जो बेचना है बेचो आके, ठीक है ना। तो हाँ, यहाँ क्यों, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन के फैक्टर से देखें तो इंडिया दुनिया की सेकंड नंबर पे आती है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, मतलब इतनी ज़्यादा डिमांड होगी, बहुत बड़ा मार्केट है। ओके, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ती है, रेशियो ऑफ मेल्स। अगर मेल ज़्यादा है तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे, फीमेल ज़्यादा है तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे, चिल्ड्रंस ज़्यादा है तो वो ज़्यादा बिकेंगे, नंबर ऑफ ओल्ड पीपल सॉरी वो ज़्यादा है तो वो प्रोडक्ट, उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे। वैसे इंडिया जो है यंग देश है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन युवाओं की है, यंग लोगों की है, आप लोगों की है, ठीक है। हाँ, मैं भी हूँ उसमें शामिल, मैं भी अभी कोई बुढ़ा नहीं हुआ हूँ, ठीक है। तो हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो इंडिया में जो यंग लोग हैं उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी डिमांड सबसे ज़्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट आता है सीजन एंड वेदर। बिल्कुल, ये पॉइंट नंबर आ गया आपका 7th, सीजन एंड वेदर। बहुत सारी सीजनल जो है बिजनेस भी होते हैं ना, तो एक सीजन आता है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे आइसक्रीम, विंटर के अंदर बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है मामला, और समर के अंदर आइसक्रीम की डिमांड एकदम से बढ़ जाती है ना। ऐसे कैसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो सीज़न के हिसाब से, वेदर के हिसाब से चलते हैं। सीज़न की बोले तो शादियों का टाइम आता है, होली दीपावली का टाइम आपने देखा होगा, वो सीजन टाइम होता है, सीजनल टाइम भी बोल सकते हैं उसको। ओके, तो उस टाइम भी डिमांड ऊपर नीचे होती है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आपकी कंट्री के अंदर, ये पॉइंट नंबर 8 है, आपकी कंट्री के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो कैसा है। कंट्री में जितने भी पॉपुलेशन है, क्या सबको बराबर इक्वली इनकम मिलती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है इंडिया के अंदर। तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो तो डिमांड बढ़ती है, अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो तो डिमांड हमेशा लोअर लेवल पे रहती है, क्योंकि अमीर जो बहुत ज़्यादा है वो अमीर हो जाएंगे, गरीब गरीब रह जाएंगे, मिडिल फैमिली में लोग फंस जाते हैं, तो वो इतनी डिमांड जनरेट नहीं हो पाती है, क्योंकि अमीर अकेला कितना बाय करेगा। ओके,
तो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम अगर नेशनल लेवल पर इक्वली है तो डिमांड इंक्रीज होती है, अगर अनइक्वल है तो डिमांड हमेशा कम रहती है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, ये कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जो है डिमांड फंक्शन। अब ये डिमांड फंक्शन क्या है और ये नोट्स कहाँ मिलेंगे आपको, मैं इसके बारे में भी ज़रूर बताऊंगा। डिमांड फंक्शन क्या होता है, इस डिमांड फंक्शन को एफ से जो है दिखाया जाता है ना, एफ से, ऐसे एफ से दिखाते हैं, जैसे ये रहा, देखो ये फंक्शन है, ठीक। डिमांड फंक्शन क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। पहले इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन देखेंगे, फिर मार्केट डिमांड फंक्शन देखेंगे, दो तरह के डिमांड फंक्शन है, ये बहुत सिंपल है। डिमांड फंक्शन जो है वो रिलेशन बताता है, क्या बताता है, एक रिलेशन बताता है किसके बीच में, डिमांड के बीच में, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड के बीच में और उस प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करने वाले प्रोडक्ट के बीच में। अब इंडिविजुअल डिमांड के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड जो है कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट हो सकती है, ये तो हमने पढ़ लिया, पर कितनी अफेक्ट हो सकती है ये डिमांड फंक्शन बताता है कि भैया जो किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगी, डिमांड उसकी वजह से कितने परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कोई प्रोडक्ट है वो 10 रुपीज़ का, अगर मैं उसको 8 का कर दूं तो 10 पर उसकी मार्केट में डिमांड है 1000 यूनिट्स, तो 8 रुपये जब सस्ता करूंगा तो डिमांड तो बढ़ेगी, पर कितनी बढ़ेगी, यहां चेंज आप देख रहे हैं कितने परसेंट है, 20% प्राइस में चेंज है, बट यहां कितना चेंज होगा कि भाई यहां तो चेंज है वो 2000 हो जाएगा, तो यहां तो 50% चेंज है। तो ये रिलेशन कि 20% प्राइस में चेंज करो 50% डिमांड में चेंज हो जाएगा, ये रिलेशन हमें डिमांड फंक्शन बताता है कि किसी फैक्टर के और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन है, फैक्टर में कितना चेंज करें डिमांड में कितने परसेंट चेंज होगा। तो ये प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से हो सकता है, रिलेटेड गुड्स का, कंज्यूमर की इनकम का, वाई मतलब कंज्यूमर इनकम, टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस और एफ मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो ये इनका डिमांड के साथ क्या रिलेशन है ये हमें डिमांड फंक्शन बताता है। ओके, ठीक है। फिर आप आएंगे हम मार्केट डिमांड में, तो मार्केट डिमांड में भी वही है कि मार्केट की जो पूरी डिमांड है उसके जो मार्केट की डिमांड के जो फैक्टर्स है वो उसकी डिमांड जो मार्केट डिमांड के फैक्टर्स है और जो किसी प्रोडक्ट की डिमांड है, मार्केट की जो डिमांड है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये डिमांड फंक्शन बताता है। अब इसमें फर्स्ट वही पीएक्स मतलब प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, पीआर मतलब रिलेटेड गुड्स, वाई मतलब यील्ड यानी कि कंज्यूमर इनकम, टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एफ मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, पी मतलब यहाँ पर था साइज एंड कॉम्बिनेशन कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, तो पी जो है वो पॉपुलेशन को बताता है, एस मतलब सीजन है वेदर और डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्योंकि उसमें 5 तो थे ही, 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 तीन और एक्स्ट्रा आ गए थे मार्केट के अंदर। तो इनका किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड के साथ क्या रिलेशन है वो हमें बताता है मार्केट डिमांड फंक्शन, और ये डीएक्स मतलब किसी प्रोडक्ट की डिमांड। आइए अब डिमांड शेड्यूल को समझते हैं। तो डिमांड शेड्यूल दो तरीके के होते हैं, वही इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। फंक्शन भी दो तरह के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। तो देखते हैं, देखो ये है बेटा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो है किसी एक कमोडिटी के बारे में बताता है। देखो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेफर टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम पर कोई एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी की कितनी डिमांड करेगा, कोई एक कंज्यूमर वन इंडिविजुअल, अगर जैसे मेरा मान लो फॉर एग्जांपल के लिए ये प्राइस है आपके लिए, फॉर एग्जांपल के लिए इसकी प्राइस मान ले, किसी भी चीज़ की मान लो यार, मान लेते हैं बनाना एप्पल कुछ भी मान लो। तो अगर 5 रुपीज़ उसकी प्राइस होती है तो मैं ओनली कितनी क्वांटिटी बाय करूँगा, 2 क्वांटिटी। तो भैया बात ठीक है, 2 ही दे दे। लेकिन वो जैसे ही उसकी प्राइस डिक्रीज होने लगी तो अब मेरी क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, फिर वो 1 रुपये और सस्ता हो गया, 3 रुपीज़ का हो गया तो डिमांड और बढ़ गई, फिर 2 रुपीज़ का हो गया तो डिमांड और बढ़ गई, 1 रुपये का हो गया तो मैं 10 क्वांटिटी लेने लग गया। टॉफ़ी का एग्जाम्पल ले सकते हैं अगर ज़्यादा सस्ता लग रहा है तो, है ना। एक टॉफ़ी है जो 5 रुपीज़ में कितनी आती है, 2 आती है, लेकिन वही टॉफ़ी अगर 4 रुपीज़ में उसकी रेट 4 रुपीज़ हो जाए तो मैं 4 बाय करूँगा।
अब यहाँ समझना आप बेटा, कंफ्यूज मत होना। देखो 5 रुपीज़ अगर प्राइस होती है तो मैं 2 टॉफ़ी बाई करता हूँ। अगर उसकी प्राइस 4 रुपये हो जाती है तो मैं 4 करूँगा, अगर उसकी 3 रुपये हो जाती है तो मैं 6 करूँगा, अगर 2, यानी कि प्राइस इंक्रीज तो डिमांड, प्राइस जो है वो डिक्रीज तो डिमांड इंक्रीज। ये रूल होता है वैसे भी, है ना। तो ये इंडिविजुअल किसी प्रोडक्ट एंड प्राइस से रिलेटेड है। मार्केट में क्या होता है, मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं उन सब का डेटा ले लो कि वो एक पर्टिकुलर प्राइस पर कितनी डिमांड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि मार्केट में ओनली 2 ही कंज्यूमर है, एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी। तो अब ये मिस्टर ए जो है ना वो तो 5 रुपये पे 2 यूनिट बाय कर लेगा, लेकिन मिस्टर बी कितनी करेगा 4। तो टोटल मार्केट में डिमांड कितनी होगी 6। जैसे ही रेट डिक्रीज हुई, 4 रुपीज़ हुई प्राइस किसी प्रोडक्ट की, तो मिस्टर ए जो है उसने कंजम्पशन 4 कर दिया, बढ़ा दिया क्योंकि सस्ता हो गया। तो मिस्टर बी ने 8 कर दिया, तो टोटल मार्केट में डिमांड 12 होगी। तो ऐसे ऐसे ये जैसे बिल्कुल सस्ता हो गया, अगर प्राइस होगी किसी कमोडिटी की 1 रुपीज़, तो मिस्टर ए जो है कितनी डिमांड कर रहा है 10 रुपये, लेकिन मिस्टर 10 यूनिट्स, और मिस्टर बी कितनी डिमांड कर रहा है 20 यूनिट्स। तो मार्केट में टोटल डिमांड कितनी होगी 30। अब मार्केट में कोई 2 कंज्यूमर नहीं होते, लाखों करोड़ों कंज्यूमर होते हैं। मैंने तो एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया, अब यहाँ पर उतना डेटा तो मैं ले नहीं सकता। अब फिर आते हैं आपके डिमांड कर्व। अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व को इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की हेल्प से बनाया जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व को मार्केट डिमांड शेड्यूल की हेल्प से बनाया जाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल की हेल्प से बनाया जाएगा। तो पहले मैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की हेल्प से आपको इंडिविजुअल कर्व बना के बताता हूँ। तो देखिए कैसा बनेगा। यहाँ बनाते थे इधर इधर साइड में, ठीक है, दिख भी रहा होगा। तो कर्व का आपको पता ही है, ऐसे ही बनता है वो तो सेम। और इसमें 2 एक्सिस है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, सॉरी ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया 0। यहाँ ले लेते हैं हम बेटा प्राइस, और इधर ले लेते हैं हम किसी प्रोडक्ट की डिमांड, और ये इंडिविजुअल वाला बना रहा हूँ। तो प्राइस कितनी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब डिमांड भी देख लेते हैं, डिमांड में 2 2 का गैप दे देते हैं, 2 2 से फिर 4 6 8 10। ओके, अब देखो यहाँ पर जब प्राइस है 5 तो आपकी डिमांड कितनी है 2। जब प्राइस है 5, ये रहा प्राइस, प्राइस पे आ जाओ 5 यहाँ, तो डिमांड कितनी है 2, ये रहा। तो ये कहाँ पर मैच हो रहा है इधर। ओके, फिर डिमांड प्राइस है 4, प्राइस 4 तो डिमांड 4, 4 पे 4 तो इधर। फिर 3 पे 6 तो प्राइस 3 तो डिमांड 6 तो 6। फिर प्राइस 2 तो डिमांड 8 तो 2 पे 8 ये इधर आ जाएगा। फिर प्राइस 1 तो डिमांड 10 तो 1 पे 10 इधर आ जाएगा। और ये देखो कर्व कैसा बना, ये डिमांड कर्व, ये कौन सा डिमांड कर्व है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ओके ठीक है, इस तरीके से बनता है। इसकी वजह होती है डिमांड और प्राइस एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन है ना। प्राइस इसको ऊपर खींचता है और डिमांड इसको नीचे खींचती है, ठीक है, इस तरीके से होता है। ओके, फिर आता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल से हेल्प से हम क्या बना सकते हैं मार्केट डिमांड कर्व। तो चलिए बनाते हैं। ये एग्जाम में इतना कुछ लिख दिया ना तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे बेटा, सच बता रहा हूँ। और ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो कहाँ मिलेंगे वो भी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। काफ़ी लोगों को तो पता ही होगा, जिनको नहीं बताया बेटा मैं अभी बताऊँगा, ठीक है। अब इसमें प्राइस तो वही है 1, ले लेते हैं यहाँ पर 2 3 4, थोड़ा ऊपर कर दें, ठीक है। यहाँ आपकी प्राइस जाएगी 5, ये 0 आपको पता ही है, वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, और डिमांड कितनी है। अब डिमांड कौन सी देखेंगे, ए की डिमांड या बी की डिमांड, नहीं बेटा मार्केट डिमांड, दोनों की मिला के टोटल मार्केट की डिमांड, ठीक है। तो उसमें मैं 5 का गैप ले लेता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो 5
10, 15, 20, 25, 30। ओके बेटा, ठीक है। और कोई डिस्टरबेंस हो रहा है के लिए सॉरी रियली। ओके, ये अपने बिजनेस स्टडी के अंदर, बिजनेस के अंदर अपन एक टॉपिक करते हैं ना, ये वो वाला मामला है पूरा। ओके, फेरी वाले हैं, फेरी वाले, ठीक है, सामान बेचने के लिए आए हैं। ओके, तो खैर आप इधर ध्यान दीजिए। तो यहाँ 1 पे कितना हो रहा है, 1 पे हो रहा है यहाँ, सॉरी प्राइस 5 पे कितनी डिमांड है, 6। तो 5 पे 6, तो ये 5 है, उस पे 6, यानी कि 5 के जस्ट इधर थोड़ा सा, तो यहाँ कर लेते हैं, ये लो, ये लो। ओके, फिर 4 पे कितना है, 12, तो 4 पे 12 आ जाएगा, 10, 11, 12। फिर 3 पे देखेंगे आप कितना है, 3 पे 18, तो 3 पे आएगा 18, 15, 16, 17, 18, ठीक है। फिर 2 पे कितना है टोटल, 24, 2 पे 24, तो 25 से थोड़ा सा पहले 24। ग्राफ पे अच्छे से बनता है। 1 पे कितना है, 1 पे 30, तो 1 पे आ गया 30। अब आप इसको मैच करोगे ना, तो ये बन गया बेटा आपका मार्केट डिमांड कर्व। ओके, तो ये मार्केट, आज हमने क्या क्या पढ़ा, अभी नोट्स के बारे में बताऊंगा बेटा आपको कहाँ मिलेंगे। हमने पढ़ा सबसे पहले डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मार्केट डिमांड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इंडिविजुअल को 5 फैक्टर, मार्केट को 8 फैक्टर। फिर हमने पढ़ा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। फिर हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व ये बना के देखा। तो टोटल हमने ये किया। अब आपको देखो, ये इतने सारे नोट मेहनत से बनाए गए हैं ना, ये नोट्स टाइप करवाए हैं मैंने, लिखे हैं, बहुत मेहनत से बनवाए हैं। अब मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, बिल्कुल फ्री, ठीक है, क्योंकि बीकॉम वालों के लिए कोई कुछ करता ही नहीं है, तो मैंने सोचा है चलो बीकॉम वालों के लिए हम करते हैं। और आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, थैंक यू सो मच। थोड़ा और सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसको जितना ज़्यादा शेयर करोगे ना, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और भी कई सारे सब्जेक्ट के नोट्स, टीचर्स वगैरह अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। आपके सपोर्ट के बिना ये नहीं हो सकता। ओके, इसके लिए आप क्या कीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका नाम है CWG4BCom। वहाँ पर आपको, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको ये जो मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स के, ये आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। टाइम टू टाइम मैं अपलोड करता रहता हूँ, जैसे यहाँ लेक्चर अपलोड करता हूँ उसी दिन वहाँ पर जो है नोट्स भी अपलोड कर देता हूँ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।